Hello everyone, my name is Ravish and I teach philosophy and literature and welcome back to yet another lecture. In this video, we are going to study Samuel Beckett. Now, Beckett is very important. He's a very seminal author. He's a seminal author when it comes to UGC NET, when it comes to JKPSC, when it comes to BPSC. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, even if you are preparing or if you are in undergraduation, post graduation, this is going to be a very beneficial lecture for you. क्योंकि in this video, I will be discussing thoroughly about सैमुअल बैकेट। जहां से भी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होंगी सैमुअल बैकेट के लाइफ से, सैमुअल बैकेट के वर्क से, उनकी फिलॉसफी से, उनके नॉवेल से, उनके ड्रामा से, हर एस्पेक्ट को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट्स गोइंग टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स ऑन सैमुअल बैकेट। इसके बाद आपको बैकेट की वीडियोस कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है। Now, before I come to the lecture, if you are new to this channel, then please do consider subscribing so that I can bring more such content for you. Along with that, you can also join my Telegram channel. The link is in the description. अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मैंने रिसेंटली जेकेपीएससी के लिए 15,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं, है ना, जिसका कॉस्ट है सिर्फ 999। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपीएससी, आपके जेकेपीएससी के जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स वाइज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, over 15,000 क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। तो यू कैन ऑल्सो परचेज दोज, यू कैन प्रैक्टिस बहुत ही मेथोडिकल तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से। मैंने आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही मैंने उस एमसीक्यूज को प्रिपेयर किया है। इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो एंड यू विल गेट द एक्सेस की। ठीक है, और आप उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सैमुअल बेकेट को पढ़ते हैं। नाउ सैमुअल बेकेट जो है, ही वाज बोर्न इन 1906 and he died in 1989, which means he saw First World War, Second World War as well. He was an Irish avant-garde novelist. सबसे पहला क्वेश्चन इफ दे आस्क, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा सैमुअल बेकेट कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ही बिलोंग टू आयरलैंड, ऑल्दो ही वाज एन आयरिश, बट इनके अंदर वो जो आयरिश इन्फ्लुएंस है वो कम देखने को मिलता है रादर देन फ्रेंच इन्फ्लुएंस, जो कि मैं आगे बातें करूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। His works offers bleak, tragic comedy outlook on human existence, often coupled with black comedy and gallow humor, which means इनके जो works होंगे ना, tragic comedy होता है इसके अंदर। Although कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रेजेडी से गुजर रहे होंगे, बट स्टिल देयर वुड बी सम काइंड ऑफ कॉमिक एलिमेंट इन दोज। फिर ब्लीक होंगे, काफी डिसइल्यूजेंट होंगे, है ना। इस तरह के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर in 1969, not just for his drama but also for his novels. Usually लोग इनके ड्रामा को पढ़ लेते हैं, वेटिंग फॉर गोदो को पढ़ लेते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम वेटिंग फॉर गोदो there are more important works we have in Samuel Beckett's about on Samuel Beckett। ठीक है, अब पहले देखते हैं इनके लाइफ एंड सैमुअल बेकेट। थोड़ा सा मैं इसके लाइफ के बारे में बताता हूँ, ब्रीफली मैं बताऊंगा, फिर आगे हम लोग चलेंगे। अब देखो, सैमुअल बेकेट जो थे आयरलैंड में पैदा हुए थे, है ना। और एक बार ऐसा हुआ था कि यूजुअली ये बहुत ही पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, है ना। यू कैन रीड दिस, यू कैन पॉज दिस, यू कैन रीड दिस इफ़ यू वांट टू नो अबाउट हिज बायोग्राफी। लेकिन मैं वही सारी चीज़ें के बारे में बातें करूंगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखो, ये ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन में पढ़े, काफ़ी अच्छे, बहुत बहुत ही पढ़ाकू स्टूडेंट थे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, है ना। और ही ऑल्सो वेंट टू इकोले नॉर्मले सुपीरियोरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, बिकॉज जितने भी फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स थे उस समय के, चाहे अगर आप जेम्स जॉयस की बात कर लो या फिर बाद में जाके लेट्स से फर्डिनेंड डी शोर के बारे में बात कर लो, जितने भी फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स थे, मिशेल फूको के बारे में बातें कर लो, दे ऑल came to this university, they all studied from this university. This is one of the more, not one of, this is the most important, or let's say this is the most prestigious institution France ever had। ठीक है, इकोले नॉर्मले सुपीरियोरे, जहां से इन्होंने पढ़ाई की थी अपनी। ठीक है, प्लीज मेक श्योर। एंड हियर ही मेट जेम्स जॉयस, जिनका इन्फ्लुएंस हमें इनके लाइफ में देखने को मिलेगा। मे भी यहां से क्वेश्चंस बन जाएगा कि इकोले नॉर्मले सुपीरियोरे में वो किनसे मिले, किनसे उनकी फ्रेंडशिप हुई, एंड देन वी ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ अर्ली इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयस ऑन सैमुअल बेकेट्स वर्क। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर दैट। फिर आता है 1930s का दौर, जब एक सेंस में कह सकते हैं कि बेकेट बहुत ही एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहे थे,
है ना, लंदन जा रहे थे, फ्रांस जा रहे थे, एंड इवेंचुअली वो फ्रांस में जाके सेटल्ड हो जाते हैं, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ कुरियर एंड एज अ ट्रांसलेटर। अगेन दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि उस समय जब वॉर चल रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट दिया था, आई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द जर्मन्स। सो अगर देखा जाए तो ही प्रेफर्ड फ्रांस एट वॉर टू आयरलैंड एट पीस, मतलब वो आयरलैंड से ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस को, क्योंकि उनको लग रहा था कि फ्रांस जो है अपने एक नोबल कॉज के लिए फाइट कर रहा है ना, वॉर में। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो छुप के रहने लगते हैं, मतलब वॉर बहुत आगे बढ़ जाता है तो वो छुप के रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ही माइट गेट किल्ड। तो वो छुप के रहने लगते हैं और वहां जाके उन्होंने अपने जो फ्यूचर वाइफ है उनसे मिलते हैं। फिर जब वो वापस फ्रांस आते हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, और फ्रांस आने के बाद ही स्टार्टेड राइटिंग हिज मेजर वर्क्स। और ये जो आपका डिसइल्यूजन है, जब वो बाहर जाके, मतलब फ्रांस के बहुत दूर जाके मतलब रहना रहना जब उन्होंने शुरू कर दिया था, तो वहां देखो यहाँ पे है ना, द एक्सपीरियंस ऑफ वेटिंग, हाइडिंग एंड अनसर्टिनिटी दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज मेजर वर्क। अर्लियर जो मेजर वर्क हैं, जैसे वेटिंग फॉर गोदो है, ये मॉली है, मेलोन डाइज है, अनएमिएबल है, दीज थ्री आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नॉवेल दैट ही रोट, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम। उसके बाद फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट वेटिंग फॉर गोदो है, अगेन विच विल डिस्कस। फिर सैमुअल बेकेट डाइड ऑन December 22 in 1989, जस्ट मंथ्स आफ्टर हिज वाइफ, है ना, उनके वाइफ के डेथ के जस्ट कुछ ही मंथ के बाद इनका भी डेथ हो जाता है। और सिमेट्री डू मापसा इन पेरिस, यहाँ पे इनको बड़ी की जाती है, मतलब बड़ियल होता है इनका। ठीक है, अब इनके अचीवमेंट्स को देखते हैं, इनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। उधर चार पांच मैंने बता दिया, चार पांच जहाँ से उनके लाइफ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होंगी। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर देम। अब आते हैं थिएटर ऑफ absurd। थिएटर ऑफ absurd का वन ऑफ द मेजर प्लेयर ही वॉज, इसलिए कहा जाता है कि बेकेट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस मोमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज थिएटर ऑफ absurd। ऑल्दो आई हैव मेड अ plenty of videos on absurd theater या फिर absurdity के ऊपर, बट अगेन आई विल डिस्कस अबाउट absurdity थोड़ा डिटेल से, ताकि आपको समझ आए कि absurdity है क्या। absurdity जो है ना, इट इज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। नाम से पता चला ना, absurd होना, मीनिंगलेस होना, चीजें की कोई मीनिंग नहीं बनाना। जैसे सपोज लाइफ में क्या होगा, आने वाले सिचुएशंस में क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, टुमारो क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थॉट। और यही जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट है ना, विच वी डू नॉट नो अबाउट, दिस इज एब्सर्डिटी, है ना। जैसे ये जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, ये एल्बर्ट कमू, मैं लिख देता हूं, एल्बर्ट कैमू, CAMUS। एल्बर्ट कैमू के एक वर्क था द मिथ ऑफ सिसिफस, यहां से ये कॉन्सेप्ट को लिया गया है। अब इस कॉइन को ऑलरेडी टर्म किया गया था मार्टिन एस्लिन के द्वारा। प्लीज डू रिमेंबर दैट मार्टिन एस्लिन ने इस कॉइन को टर्म किया था थिएटर ऑफ absurd। और थिएटर ऑफ absurd करके एक बुक ही है, उसी बुक के अंदर इन्होंने टर्म कॉइन किया था। लेकिन ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी एल्बर्ट कैमू के वर्क से आता है, द मिथ ऑफ सिसिफस से। अब मिथ ऑफ सिसिफस को मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। मिथ ऑफ सिसिफस में क्या है कि वो स्टार्ट करते हैं, कैमू स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट मेजर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। इवन कैमू सेज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेट्स से दिस ऐसे, वो कहते हैं कि टुडे in our time the most important or most philosophical question that we have is why do we commit suicide। ये सुसाइड क्यों करते हैं लोग, है ना। और मैं आप इसको फ्लैश फॉरवर्ड करके एक अंत तक बता देता हूँ, सो दैट यू वुड बी, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं होगा इसमें। फिर वो क्या कहते हैं कि जो वैसे इंसान जो एग्जिस्टेंशलिज्म पे विश्वास करता हो, जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हो, एग्जिस्टेंशलिस्ट का मतलब है समवन हु इज अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उस कॉन्सिक्वेंसेस को वो एक्सेप्ट करता है, दैट इज व्हाट एग्जिस्टेंशलिज्म इज। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लेट्स से कि अगर मैंने कुछ गलत किया या मेरे द्वारा कुछ गलत हुई, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग दैट मैं अपने आप को नाइलिस्टिक फील करना शुरू कर दूंगा, एंड देन आई विल कमिट सुसाइड, है ना। मैं सोचूंगा कि अरे मेरा लाइफ तो बेकार है, अरे मेरा लाइफ तो ऐसा है, मेरा लाइफ तो वैसा है, मैंने क्या कर दिया, नहीं कर दिया, है ना। इस तरह के जो थॉट्स हैं, दैट इवेंचुअली लीड्स यू टू कमिट सुसाइड। दैट इज व्हाट एग्जिस्टेंशियलिज्म डज। फिर वो कहते हैं कि वी नीड टू टेक एन एब्सर्ड टर्न, एंड दैट एब्सर्ड टर्न इज accepting what you felt, accepting what you have done, accepting
what lies ahead in your life. That is what acceptance, that is what absurd acceptance means. Which means वो कहते हैं कि जब आप सुसाइड नहीं करते हो, जब आप एक टर्न ले लेते हो और आपने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज योर फेट नाउ एंड यू विल हैव टू लिव विद इट, दैट इज व्हाट एब्सर्डिज्म इज. अब देखो, ऐसे के लास्ट में द मिथ ऑफ सिस्फस के ऐसे के लास्ट में कैमू डिस्कस करते हैं एक सिस्फस के बारे में. सिस्फस वाज अ ग्रीक कैरेक्टर, एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसको लॉर्ड जियोस ने क्या किया था, पनिश किया था. और उसने बोला था, क्योंकि उसने थंडर को चोरी कर ली थी, तो उसने बोला था कि अगर नाउ यू विल हैव टू एक रॉक, उस रॉक को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है एंड देन द रॉक विल फॉल डाउन अगेन एंड देन अगेन ही विल हैव टू पुश दैट रॉक टू द माउंटेन, और ये इटर्निटी तक चलता रहेगा. दिस इज व्हाट एब्सर्डिज्म इज. वो कहता है कि मुंह कहता है जैसे हमारा मंडेन लाइफ है ना, और ये जो सिस्फस है इट रिप्रेजेंट्स एवरीवन. सिस्फस हियर रिप्रेजेंट्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि हम लोग जब सुबह उठते हैं, सो के उठते हैं, तो हमारा डेली एक ही रूटीन होता है. वी नो हमें सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, वर्क पे जाना है, घर आना है, फिर अगले मॉर्निंग अगेन रिपीटेशन पे होता रहता है ये सारा चीज. तो इस मंडेन, नॉन एग्जिस्टिंग और लेट्स से कि एक ही चीज जो बार बार हो रही है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि नाहिलिज्म, एक सेंस में कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहा, है ना. दैट इज व्हाट एब्सर्डिज्म इज. और वो कहता है कि सिस्फस, लास्ट में वो लास्ट सेंटेंस जो है कहता है कि द यू वन मस्ट इमेजिन सिस्फस हैप्पी. मतलब कि सिस्फस ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो हर रोज वो रुक भी सकता था. ऑल्दो ही वॉज फेटेड टू डू दैट, बट वो रुक भी सकता था, वो पत्थर को चढ़ाना बंद भी कर सकता था, बट ही एक्सेप्टेड द फेट, ही एक्सेप्टेड हिज फेट, और उसने एक्सेप्ट करके उसी चीज में उसने अपनी हैप्पीनेस ढूंढ ली. तो दैट इज व्हाट एब्सर्डिज्म डज, व्हिच मींस व्हेन यू एक्सेप्ट योर फेट, जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ आपके साथ बुरा हो चुका है, हाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है, एंड देन स्टिल यू हैव सम करेज टू लिव, दैट इज व्हाट एब्सर्ड टर्न मींस. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. मैंने बहुत कोशिश किया अच्छे से आपको ब्रीफली समझा देने का कि व्हाट इज एब्सर्डिज्म. ठीक है, तो यही एब्सर्डिज्म है, एंड दिस इज व्हाट वी विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स. जैसे वेटिंग फॉर गोदो में देखोगे कि गोदो का वेट कर रहा है और एक ही चीज रिपीट पे हो रहा है. तो दैट इज द साइक्लिकल ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि बार बार एक ही चीज की जा रही है, बट दैट ऑल्सो क्रिएट्स मीनिंग in the meaningless world. That is what absurdism is. नेक्स्ट है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं काफी मिनिमलिस्टिक होते हैं, काफी मिनिमलिस्टिक होंगे, एक्सट्रीम मिनिमलिस्टिक होंगे. इवन उन्होंने बोला था लिटरेचर ऑफ द अनवर्ड. अनवर्ड इसका मतलब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर, लिटरेचर ऑफ द अनवर्ड का मतलब है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंग्वेज को स्ट्रिप कर दिया. स्ट्रिप करने का मतलब उसको बिल्कुल नैरो कर दिया, बिल्कुल छोटा कर दिया. विच मीन्स कि अगर हम एक सेंटेंस को लंबा लिखते हैं, अगर, क्योंकि जब भी हम नॉवल को लिखते हैं तो वी क्रिएट लॉन्ग एलोंगेटेड या फिर काफी बढ़ा चढ़ा के चीजों को लिखते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं. लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा अगर एक ही वर्ड में चीजों को एक्सप्लेन की जा सकती है तो एक ही वर्ड हम यूज करेंगे. दैट इज व्हाट लिटरेचर ऑफ अनवर्ड मीन्स, व्हिच मीन्स ही स्ट्रिप्स द लैंग्वेज इटसेल्फ. और वो बिल्कुल छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करते थे. उनको लगता था कि अगर एक ही वर्ड में पूरी की पूरी फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया जा सकता है, या एक पूरे सेंटेंस की जगह एक वर्ड यूज किया जा सकता है, दैट इज मोस्ट मतलब दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इनके जो वर्क्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको कॉन्शियस डिजायर, ह्यूमन माइंड, मेमोरी, ट्रॉमा, फ्रेगमेंटेड नेचर, इन सारी चीजों के बारे में देखने को मिलेगा आपके इनके वर्क में. ठीक है, जैसे क्रैब्स टेल में, अब क्रैब क्या करता है, बैठा रहता है, अपने पास्ट के बारे में याद करता है, टेप रिकॉर्डर सुनता रहता है कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या चीजें लाइफ में करने की सोची थी, है ना, और क्या लाइफ में हो गया. तो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस को भी दिखाता है. अगेन इनका अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रेजिक कॉमेडी. इनके जो वर्क्स होते हैं ना वो ट्रेजिक कॉमेडी होते हैं, ट्रेजेडी भी होती है, कॉमेडी भी होती है. फिर इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे राइटर को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, स्पेशली हैरोल्ड पिंटर को. पिंटर पॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पिंटर को हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे. एंड फिलिप ग्लास, ही वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. ठीक है, अब इसके क्रोनोलॉजिकल जर्नी को देखते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछते हैं. आई डोंट थिंक जेकेपीएससी विल आस्क यू फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट स्टिल यू नेवर नो, जेकेपीएससी कभी भी स्विच कर सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछ सकता है. तो जितने भी मेजर राइटर हैं, आप कोशिश करो, या आपके सिलेबस में जो भी राइटर्स दिए हुए हैं उसको कोशिश करो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन पूछने का. ऑल्दो जहां तक मेरी समझ है कि आपका जो यूनिट 1 है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, वहां से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं.
अदरवाइज और कहीं से बनने की संभावना नहीं है। सबसे पहला इनका ऐसे वर्क था प्रोस्ट। नाउ इनके जितने भी वर्क्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं एंड आई विल टेल यू कौन से वर्क को कितने तरीके से पढ़ना है, कौन से वर्क को कितने डेप्थ से पढ़ना है, कौन से वर्क को अच्छे से समराइज करना है, कौन से वर्क को सिर्फ टाइटल याद करना है, कौन से वर्क के आपको कैरेक्टर के साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट कोटेशंस याद रखने हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। Now, Proust, very important essay, which is an insightful critical study of the work of Marshall Proust. अब देखो ये फिलोसॉफिकल कंसर्न है ना, ये उनके ग्राउंड वर्क, उनकी मेमोरी, उनकी हैबिट, उनकी सफरिंग, इनके बारे में दिया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको रिमेंबर मतलब याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है, मोर प्रिक्स देन किक्स, टाइटल याद रखना है, पब्लिकेशन डेट याद रखने हैं, एंड दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से डब्लिनियर्स जेम्स जॉयस का पब्लिश हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस इस वर्क में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका नाम है बेल्क्वा स्वा। ठीक है, अब देखो जेम्स जॉयस से क्वेश्चंस पूछते हैं, जेम्स जॉयस के डब्लिनियर से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 15 स्टोरीज हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेमिनल वर्क है जेम्स जॉयस का, और आई थिंक 1914 में पब्लिश हुई थी। उसी तरीके से मोर प्रिक्स दैट किक्स इनके अर्ली शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से, जिसमें आपको जेम्स जॉयस के इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा तो दो तीन तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके मेन कैरेक्टर का क्वेश्चन पूछेगा आपको, दूसरा पूछेगा कि किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो अर्लियर इन्फ्लुएंस मैंने बताया जेम्स जॉयस का देखने को मिलता है इनके ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्क है मर्फी, विच इज अ नॉवल। Beckett's first published novel follows Murphy, an Irishman in London who seeks to escape the big world. Murphy जो है, this is a novel. Again, this is the first novel जो कि big world को छोड़ के escape करके लिटिल वर्ल्ड, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर, अपने लाइफ के अंदर, अपने खुद के माइंड के अंदर देखने को कोशिश करता है। और ही टेक्स अ जॉब ऑफ नर्स, वो जॉब नर्स वाले जॉब करता है एक मेंटल इंस्टीट्यूशंस में। देखो इससे डीप क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ऑल यू हैव टू डू इज समराइज द स्टोरी। कैरेक्टर को याद रखना कि मर्फी के अंदर जो कैरेक्टर है, मर्फी कौन सा काम करता है, वो क्या करना चाहता है। जैसे मर्फी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ही इज अ प्रोटैगनिस्ट हु yearns फॉर द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, है ना, अपनी कॉन्शियसनेस मतलब खुद की थॉट में डूब जाना चाहता है। और दूसरा जो है सीलिया केली है, सी इज अ प्रोस्टिट्यूट, सी इज अ लवर ऑफ मर्फी, जो कि पूरी कोशिश करती है कि इसको इसके कॉन्शियसनेस से बाहर निकाला जा सके, इसको रियल वर्ल्ड दोबारा से दिखाया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है नियरी, जो कि मर्फी के प्लेटोनिक मेंटर ऑफ फ्रॉम डबलिन है। एंड देन मिस कॉनियन, विच इज मर्फीज former fiance. These are the important characters. All you have to do is summarize the work, remember the character and what the major character does इन द वर्क। जैसे सीलिया केली, सी इज ए प्रोस्टिट्यूट, डू रिमेंबर दैट। मर्फी क्या है, वो एक प्रोटेगोनिस्ट है और वो एज अ नर्स जॉब करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्क है इनका वॉट। इनके तीन बहुत मेजर वर्क हैं। नेक्स्ट वर्क है वॉट, 1945 में पब्लिश हुई थी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल जो कि वर्ल्ड वॉर के समय लिखी गई थी, विच हैज अ बिजार एंड लिंग्विस्टिकली प्लेफुल नॉवेल अबाउट द मैन नेम्ड वॉट, जो कि एक सर्वेंट बन जाता है ऑफ एन अनसीन एंड अननोएबल आदमी के, जिसका नाम होता है मिस्टर नॉट। And this is a very philosophical investigation of the nature of language and instability to capture reality है ना। जैसे इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बस वॉट को याद रखना है और मिस्टर नॉट को याद रखना है। ठीक है, जो कि एब्सेंस होता है कहानी में। देखो हमेशा इसमें एब्सेंस, ट्रॉमा, मेमोरीज, इन सारी चीजों के बारे में, रिफ्लेक्टिंग थॉट्स, इन सारी चीजों के बारे में आपको देखने को मिलने वाला है इन वर्क में। Again, you don't have to remember everything, just summarize the story, remember the character and what happens to the major character in the story, in the particular story. That is all you have to remember from this section. नेक्स्ट इनका जो वर्क है विच इज मॉर्शियर एंड कैमियर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल। इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट टू यूजीसी नेट, है ना। यूजीसी नेट तो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ देता है, विच इज कंसीडर टू द प्रिकर्सर ऑफ द वेटिंग फॉर गोदो। अब देखो इसमें एक चीज याद रखने की बात है, जो मर्शियर एंड कैमियर है, दे बोथ आर टू कैरेक्टर्स, और ये पूरी की पूरी नॉवल में इसी दो कैरेक्टर के ऊपर पूरी की पूरी कहानी क्या होती है, घूमती है ना। ये एक जर्नी पे जाते हैं, एक फेल्ड जर्नी होती है ना। एमलेसली इंगेज रहते हैं, सर्कुलर कॉन्वर्सेशंस होते हैं इनमें, है ना। और स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रेंज पीपल से ये मिलते रहते हैं कहानी के, विच मीन्स नथिंग हैपेंस इन दिस स्टोरी एज वेल। जैसे हमने फिलॉसफी ऑफ लेट्स से, वैसे फिलोसफी ऑफ टोटलिटी इज अ मोर लेट्स से फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक सर्कुलर पाथ पे, जैसे ए जगह से लेके अगर हम दोबारा से ए पे ही पहुंच जाना,
है ना? लाइफ में कुछ भी नहीं होना, एमलेसली बढ़ते रहना एंड एट द एंड हम उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी लाइफ को। दिस इज़ व्हाट दिस स्टोरी डिपिक्ट्स एज़ वेल। दिस इज़ व्हाट एब्सर्डिटी इज़, व्हिच मीन्स कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको इसके अगेन कैरेक्टर को याद रखने हैं और ये डिपिक्ट करता है वेटिंग फॉर गोदो को, क्योंकि वेटिंग फॉर गोदो के अंदर भी व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन, ये दोनों कैरेक्टर जो हैं वो भी रिजेम्बलेंस है, सिमिलर रिजेम्बलेंस है, क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, 2 ही कैरेक्टर के ऊपर पूरी कहानी है, वहाँ भी 2 कैरेक्टर है और 2 ही कैरेक्टर के ऊपर पूरी की पूरी कहानी है। नेक्स्ट मॉली, मॉली एंड मेलोन डाइस, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल, है ना? ये एक तरह से ट्रिलॉजी था, ग्रेट प्रोज ट्रिलॉजी है। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज द रैम्बलिंग फर्स्ट पर्सन मोनोलॉग ऑफ द मॉली। ये जो कहानी है मॉली की कहानी है, मॉली जो है मोनोलॉग बोल रहा होता है, व्हिच इज अ क्रिबल। वैसे मैं एक चीज बता दूं, सैमुअल बेकेट के जो भी वर्क्स हैं ना, जो भी नॉवेल्स हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैं कई बार कोशिश किया था खरीदने की, 2-2 3-3 हज़ार की एक वर्क है। ऑल्दो आई वांटेड टू आई डिज़ायर टू बाय। जब मेरी यूट्यूब अच्छी खासी चल जाएगी तो मैं कोशिश करूँगा इनके वर्क्स को। ऐसे मैंने पीडीएफ फॉर्म से पढ़ा है, लेकिन मेरा हमेशा से शौक होता है कि बहुत मतलब उस पर्टिकुलर राइटर के बुक्स को खरीद के अपने हाथों से पढ़ने का। दैट गिव्स यू अ डिफरेंट फीलिंग। आप मेरे पीछे लाइब्रेरी देख सकते हो। मैंने बहुत ब्यूटीफुली इस लाइब्रेरी को बिल्ड किया है, पढ़ा है मैंने बहुत। खैर एनीवे, इस पे चलते हैं, ठीक है? अब बस इसमें भी आप याद रख लेना, दिस इज अ सेकंड। फिर सेकंड पार्ट में हम देखते हैं मोनोलॉग ऑफ जेक्स। जेक्स का मोनोलॉग देखते हैं, व्हिच इज अ प्राइवेट डिटेक्टिव हु सेंड्स अ मिशन टू फाइंड अ मॉली। और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि मॉली को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है जिसका नाम होता है जेक्स मॉर्गन, और उसकी जो माइंड में जो भी चीजें चल रही होती है, एक मोनोलॉग के फॉर्म में पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है? तो 2 ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फर्स्ट पार्ट में मॉली अपीयर होता है, सेकंड पार्ट में जेक्स मॉर्गन अपीयर होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इनका है मेलोन डाइज। वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब मेलोन डाइज जो है, इज इज अ सेकंड नॉवल इन द ट्रायलॉजी। हु इज कंफर्म टू बी अ बेड इन अ रूम स्लोली डाइंग, और धीरे धीरे इसमें भी डाइंग का सिचुएशन दिखाया गया है। और टू पास द टाइम एज ही अवेट्स हिज एंड, ही डिसाइड्स टू टेल हिमसेल्फ स्टोरीज अबाउट द कैरेक्टर नेम्ड सापो। और वो अपने जैसे जैसे वो वेट कर रहा है, अपने मरने की मतलब वेट कर रहा है, तो वो अपने आप को एक कैरेक्टर सापो के बारे में कहानी बताना शुरू करता है, ठीक है? और फिर बाद में जाके मैल्कम, वो वही कैरेक्टर मैल्कम बन जाता है, ठीक है? तो ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको, बस इसकी समरी याद रखनी है, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, या फिर टाइटल याद रखना है। आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन इन डिटेल्स। सिंपली याद रखना है कि इसमें क्या होता है, कैरेक्टर कौन है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, मोस्ट सेमिनल वर्क, जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, बहुत डीप से क्वेश्चंस आएंगे। वेटिंग फॉर गोदो से यूजीसी नेट ने कम से कम नहीं भी तो 15 से 20 बार क्वेश्चन पूछ रखा होगा। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट वर्क है ये वेटिंग फॉर गोदो। नाउ वेटिंग फॉर गोदो, अ, हो सकता है कि इसमें आधे घंटे लग जाएँ। आप लास्ट तक बने रहना ताकि आपको समझ आएगा कि वेटिंग फॉर गोदो है क्या? और मैं बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, वेटिंग फॉर गोदो ऑलरेडी यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि इसका सबटाइटल क्या है? द फुल सबटाइटल ऑफ द वेटिंग फॉर गोदो इज़ अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स, ठीक है? जो कि एक कह सकते हैं कि एब्सर्ड ड्रामा का सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, एब्सर्डिटी के अंदर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसी तरीके से इसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। दे आर वेटिंग फॉर गोदो, बट गोदो नेवर कम्स। 2 पार्ट में प्ले है और दोनों ही पार्ट में वेट करता है, फिर दूसरे पार्ट में भी वहीं से कहानी स्टार्ट होती है। एंड नथिंग, देयर इज नो कंक्लूजन एट द एंड, कुछ भी नहीं होता लास्ट में, ठीक है? तो कह सकते हैं कि द प्लॉट इज अ famously simple and circular definition of its lack of action rather than events, which means there is no action at all. कहीं कुछ भी नहीं होता कहानी के अंदर। अगेन यू वुड बी सरप्राइज, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी ना हो? तो हम लोग देखते हैं पहला एक्ट। ऑल्दो यूजीसी नेट ने पूछ रखा है कितने एक्ट में ये प्ले लिखी गई है, 2 एक्ट में प्ले लिखी गई है। सबसे पहले एक्ट में क्या होता है, टू ट्रैम्प्स। ट्रैम्प्स वैसे लोग होते हैं जो थोड़े पागल टाइप के होते हैं, थोड़े अजीब टाइप के होते हैं ना, उसको बोला गया। तो कहता है कि व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन, दोनों का नाम भी याद रखना है, दीदी एंड गोगो। एस्ट्रोगॉन का नाम है गोगो, व्लादिमीर का नाम है दीदी। दोनों ही नाम है, व्लादिमीर भी है, एस्ट्रोगॉन भी है। And they are waiting for a person on a country road next to the bear tree. These are very significant thing you have to remember. अब जब सेटिंग सेटिंग देखो कैसा है, एक बैरन लैंड है, चारों तरफ बहुत सारे टुकड़े फेंके हुए हैं, है ना? जैसे ब्रोकन हाउसेस के, जो कचरा जिसको कहते हैं, वैसे कचरा नहीं फेंका हुआ है, बल्कि एक सीमेंटेड जो वॉल्स होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उसको तोड़ के फेंक दिया जाता है ना? वो सारे टूटे हुए हैं, जो कि डिपिक्ट करता है पोस्ट वॉर को, ठीक है?
और एक ही पेड़ है, बेयर ट्री, एक ही पेड़ है और उस पेड़ पे कुछ भी नहीं है, बैरन ट्री है, एंड दे आर वेटिंग फॉर गोदो। और ये जो मिस्टीरियस गोदो है, जो इनको लगता है कि ही विल कम, और परहैप्स ये जो गोदो है, ये मे बी एज अ मिस्ट्री की तरह देखा गया है, एज अ गॉड की तरह देखा गया है, जीसस की तरह देखा गया है ना? जैसे हम जब द सेकंड कमिंग पढ़ते हैं डब्ल्यू बीट्स का, तो सेकंड कमिंग में है ना, टर्निंग इन द वाइट डिजायर द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कन, वहां भी लास्ट में आप देखोगे कि देयर इज सम काइंड ऑफ होप, वो चाहता है कि यहाँ भी आपको दिखेगा वो होप। वहां पे जिस तरह से शुरुआत में डी-सेंटर हो गई चीज़ें, है ना? फ़ाल्कन डी-सेंटर हो जाता है अपने मालिक से, उसी तरीके से वैसे वहाँ पे एनार्की के बारे में बातें की गई है, किस तरह से जो क्रिश्चियनिटी है या जो फ़ेथ है, वो लॉस ऑफ फ़ेथ है लोगों के अंदर, मतलब लोगों ने अपना फ़ेथ खो चुका है। उसी तरीके से यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो गोदो है, गोदो एक्चुअली में मेजर कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, बट गोदो नेवर अपीयर्स इन द स्टोरी। और गोदो परहैप्स डिपिक्ट्स फ्यूचर, परहैप्स इट डिपिक्ट्स गॉड हिमसेल्फ, और परहैप्स इट डिपिक्ट्स लेट्स से पोस्ट वॉर मैन, या फिर एक होप की तरह भी इसको देखा जा सकता है। ठीक है, अब ये दोनों व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन दोनों ही वेट कर रहे हैं, किसके? गोदो का वेट करें कि गोदो विल कम, है ना? और मे बी इसको वर्क मिल जाए, मे बी इसको कुछ मिल जाए लाइफ में, है ना? मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, मे बी एक होप के लिए वेट कर रहे थे वो। ठीक है, अब क्योंकि लाइफ में कुछ होता नहीं है, कहानी में कुछ होता नहीं है, तो टू पास द एंडलेस टाइम दे इंगेज इन अ सीरीज ऑफ रिपिटेटिव, नॉनसेंसिकल एंड समटाइम्स परफॉर्म्ड कॉन्वर्सेशंस, व्हिच मींस उन दोनों के बीच में पूरी की पूरी कहानी के अंदर कॉन्वर्सेशन होगा, कभी कभी रिपीटेड एक ही चीज बार में बोलेगा, व्हेन विल गोदो कम, व्हेन विल गोदो कम, सेम रिस्पॉन्स होगा, आई डोंट नो, मे बी टुमारो, मे बी टुडे, वी विल वेट। इस तरह के बहुत सारे रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स मिलेंगे, नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट मिलेंगे, है ना? और समटाइम्स प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशंस भी आपको देखने को मिलेगा इस वर्क के अंदर, चाहे वो बाइबल से लिया हो, चाहे वो लेट्स से ट्री के बारे में हो, है ना? इसी तरीके से। तो इस तरह से एक इस सेंस में भी बनाई गई है पूरी की पूरी कहानी को। अब देखो, मैं एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बताता हूँ इस कहानी का, दैट नोबडी विल टेल यू। यहाँ पे जो गोदो है ना, वो गॉड तो डिपिक्ट कर रहा है, वो होप भी है, लेकिन व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन जो है ना, वो एक हस्बैंड वाइफ को भी डिपिक्ट कर रहा है, व्हिच मीन्स कि जो जिस तरह से मतलब कहा सुनी होता है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, दे ऑलवेज फाइट बट स्टिल दे हैव सम, मतलब स्टिल दे आर, दे फुलफिल ईच अदर, दे आर, मतलब दो इंसान, मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ, दो इंसान मिलके एक लाइफ को बनाता है ना? और इफ यू रिमूव एनी वन ऑफ देम, तो पूरा का पूरा वो कोलैप्स कर जाएगा, वो जो ह्यूमन क्रिएशन है, वो जो ह्यूमैनिटी है, वो कोलैप्स कर जाएगा। दैट इज व्हाट हैज बीन डिपिक्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्लादिमीर है, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझदार है। एस्ट्रोगॉन जो है ना, वो बिल्कुल पागल है, पागल नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल समझदार नहीं है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना बुद्धू होना, वो है। क्योंकि वो जब कहानी की शुरुआत होती है, तो अपने शूज को वो निकालने की कोशिश कर रहा होता है, बट उससे निकल नहीं रहा होता है ना? तो देख रहे हो ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई जिसमें आपको पता चलेगा कि जो व्लादिमीर है वो इंटेलेक्चुअल है। अब मैं आगे भी बताऊँगा, इसके थीम्स भी बताऊँगा, लेकिन इतना याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। एक मैरिड कपल की तरह दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है? मतलब कि वो एक लाइफ़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, एक ह्यूमैनिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि किस तरह से एक फैमिली है, फैमिली किस तरह से होता है। फिर दे आर वेटिंग, उनके जो वेटिंग है ना, वो इंटरप्ट हो जाता है बाय द अराइवल ऑफ पोजो। अब देखो, यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी कि किसका अराइवल होता है, तो पोजो आता है। पोजो के साथ कौन है? लकी है। लकी कौन है? लकी उसका सर्वेंट है। अब यहाँ पे जो पोजो है ना, ही इज अ वेल्दी एंड टायरेनिकल लैंड ओनर एंड हिज स्लेव लकी हु ही लीड्स बाय अ रोप अराउंड हिज नेक। अब जब वो अपीयर होता है स्टेज पे, उसी रास्ते से गुजर के, अब आई वांट यू टू इमेजिन, पूरा का पूरा बैरन है, चारों तरफ बहुत सारे ईंट वगैरह फेंके हुए हैं, है ना? सीमेंटेड वॉल, ये सारी चीजें फेंकी हुई है, कचरा, मतलब कचरे के ढेर फेंके हुए हैं, और वहां पे सिर्फ एक ही पेड़ है, जिस पेड़ में कुछ भी नहीं है, बैरन पेड़ है। और वहां पे एस्ट्रोगॉन और व्लादिमीर दोनों वेट कर रहे हैं, किसका? गोदो का। और उसी रास्ते से होते हुए फिर कौन जा रहा है? पोजो और लकी गुजर रहे हैं। पोजो जो है, वो काफी वेल्दी है, टायरेनिकल है, लैंड ओनर है, और उसके साथ एक स्लेव है जिसका नाम होता है लकी। और लकी के गले में क्या है? एक रस्सा है, रस्सा बांधे हुए है, और बहुत सारा भार, उसके बहुत सारे सूटकेस। अब देखो, यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था, उसके सूटकेस में क्या था? तो वैसे बैठने वाली एक टूल था, और उसके हाथ में अ, ये बोन था, खाने वाला, है ना? बोन मतलब आइदर चिकन बोन या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? फिर कहता है कि हाँ, पोजो जो है, ही इज अ बॉम्बास्टिक एंड क्रूअल, व्हाइल लकी इज कंप्लीटली सब
सब सर्वेंट होता है जो कि पोजो के बैग को कैरी कर रहा होता है, हैवी बैग को कैरी कर रहा होता है और अपने हाथ में स्टूल को कैरी कर रहा है। यही यूजीसी नेट का क्वेश्चन था, अपने हाथ में स्टूल को कैरी कर रहा होता है। एंड पोजो ऑर्डर्स लकी टू डांस एंड थिंक, और पोजो बार बार ऑर्डर करता है किसको, लकी को, कि चलो डांस करो, सोचो, थिंक एंड डांस। मे बी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो लकी जो है, लकीज थिंक इज लॉन्ग, रैम्बलिंग एंड अल्टीमेटली इनकोहेरेंट मोनोलॉग दैट सीम्स टू बी डेस्परेट अटेम्प्ट ऑफ एकेडमिक एंड थियोलॉजिकल रीजनिंग। अब जो लकी है, अब देखो इस तरह से बहुत स्ट्रेंज, पूरी की पूरी कहानी स्ट्रेंज तरीके से होती है। लकी को बोला जाता है कि डांस करो और थिंक करो। अब जब थिंक करने की बात होती है तो इस तरह से कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है कि वो पॉज ले लेके, बहुत लंबे लंबे पॉज लेके, रैम्बलिंग तरीके से, है ना, इनकोहेरेंट मोनोलॉग में रुक रुक के, है ना, कहानी को बोलता है, सोचने मतलब सोचता है। दैट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन, मतलब एक सेंस में कह सकते हैं कि जो थियोलॉजिकल रीजनिंग है या फिर कोलैप्स है या नॉनसेंस है, उन सारी चीजों को डिपिक्ट करता है ये, ठीक है। फिर आफ्टर पोजो एंड लकी लीव्स, फिर क्या होता है, लकी और पोजो चले जाते हैं, फिर उसी रास्ते पे एक और लड़का आता है ना, और वो मैसेज लेके आता है कि कहता है कि मिस्टर गोदो विल नॉट कम टुडे बट ही विल श्योरली कम टुमारो। दैट इज द मैसेज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले एक्ट में जो बॉय है उसने क्या बोला था, और सेकंड एक्ट में जो बॉय है वापस आता है तो वो क्या बोलता है। तो फर्स्ट एक्ट में बॉय ने बोला कि मिस्टर गोदो विल नॉट कम टुडे बट ही विल श्योरली कम टुमारो। तो ये जो टुमारो है ये होप देके जा रहा है। तो पहला एक्ट जो है यहीं पे खत्म होता है और इट एंड्स विथ दे डू नॉट मूव। ये सबसे फेमस स्टेज डायरेक्शन है, दे डू नॉट मूव, विच मीन्स कहानी आगे कहीं भी नहीं बढ़ा। दोनों एक ही जगह थे, एक ही जगह खड़े थे, एक ही जगह एक बूट को ठीक कर रहा है, बूट को निकालने की कोशिश कर रहा है, आपस में डिस्कस कर रहा है, बातें कर रहा है, बट दे डू नॉट मूव, वो कहीं नहीं जाते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड एक्ट, नेक्स्ट डे। अब देखो यहाँ पे सेम प्लेस है, सेम टाइमिंग है, सब कुछ सेम है, बस दो डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो एस्ट्रोगन है वो सब कुछ भूल चुका है, और दूसरा वो जो पेड़ है ना, पेड़ पे कुछ लीव्स, कुछ पत्ते आ गए। दिस टेल्स यू द टाइम, टाइम का डिफरेंस बता रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है स्टेज डायरेक्शन में डिपिक्ट करने के लिए उन्होंने ये डाला था, ताकि लोग जो है ना वो समझ पाए कि समय बीता है, विच मीन्स 24 आवर्स बीत चुके हैं, ठीक है। वो बस डिपिक्शन है। अब देखो, ट्री नाउ हैज फ्यू लीव्स, द ओनली साइन दैट टाइम हैज पास्ड। टाइम के पास होने का सिर्फ एक ही साइन था कि पेड़ पे कुछ पत्ते निकल आए हैं। ये भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेकंड एक्ट में ट्री के साथ क्या होता है, ट्री के पत्ते झड़ जाते हैं, या ट्री पे बिल्कुल पत्ते नहीं बचते, ट्री को काट दिया जाता है, या फिर ट्री पे कुछ पत्ते निकल आते हैं। दैट वाज द यूजीसी नेट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं यूजीसी नेट में, मैं सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको। एंड देन व्लादिमीर एंड स्ट्रगन आर स्टिल वेटिंग, और दे रिपीट मैनी ऑफ द सेम कॉन्वर्सेशंस एंड रूटीन्स फ्रॉम द एक्ट वन। एक्ट वन से सब कुछ रिपीटेशन में वो एक ही चीज पूछता रहता है कि कब आएगा कब आएगा। एंड देयर इज अनदर मेजर डिफरेंस इज, एस्ट्रोगन जो है ही कैन नॉट रिमेंबर द इवेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस डे। बस यही दो डिफरेंस है, एक पेड़ में पत्ते आने लगते हैं, कुछ पत्ते आ चुके हैं, और दूसरा जो पिछले दिन है, पिछले दिन में जो चीज हुआ वो चीज भूल चुका होता है एस्ट्रोगन, और वो याद दिलाने की कोशिश करता है। व्लादिमीर को कहता है कि मुझे याद दिलाओ कि हमने क्या किया। मतलब उसी वही सेम क्वेश्चन कहता है कि गोदू कब आएगा, तो वो कहता है कि हमने कल भी तो हम यहाँ थे। इस तरह से प्ले स्टार्ट होता है। फिर उसी रास्ते से पोजो और लक्की दूसरे डायरेक्शन से आ रहे होते हैं, रीअपियर हो रहे होते हैं, एंड दिस सिचुएशन इज ड्रास्टिकली अल्टर्ड दिस टाइम। यहाँ पे पोजो इज नाउ ब्लाइंड, पोजो जो है वो ब्लाइंड है, और लक्की जो है वो इस समय म्यूट है। लक्की बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, और पोजो जो है यहाँ पे ब्लाइंड है, ठीक है। पोजो जो मालिक था, जो बहुत ही ब्रेव था और बहुत ही आउटरेजियस था, वो अब क्या हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है, और लक्की जो है अभी म्यूट है। एंड दे फॉल इन हीप, व्लादिमीर एंड स्ट्रोगन डिबेट वेदर टू हेल्प देम। और वो लोग दोनों हीप में गिर गए। हीप वही मैंने बताया ना, ढेर, जो ढेर पड़ा है कचरों का, उस पर गिर गए। और व्लादिमीर और स्ट्रोगन सोचता है कि इसको उठाऊं कि ना उठाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं, है ना। बट पोजो डज नॉट रिमेंबर मीटिंग देम बिफोर। लेकिन पोजो याद ही नहीं रखता है, कि उसे याद ही नहीं है कि ये लोग इनसे मिले भी थे पहले, है ना। अगेन देख रहे हो ना, इस डिसइल्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, लॉस ऑफ मेमोरी है ना। फिर उसके जाने के बाद फाइनली एक और लड़का आता है, सेम देखने में, सेम सेम साइज, सेम हाइट, सब कुछ सेम है, लेकिन परहैप्स माना जाता है कि मे बी उसका भाई हो या फिर खुद ही हो, है ना। दे अराइव, मतलब ही अराइव्स विद द एग्जैक्ट सेम मैसेज, मिस्टर गोदो विल नॉट कम टुडे बट श्योरली टुमारो। सेम मैसेज यही कहता है कि आज भी मिस्टर गोदो नहीं आएगा लेकिन कल आएगा। अगेन देयर इज अ होप, बट नथिंग हैपेंस, यू सी।
और प्ले जो है वो एंड होता है व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन अगेन डिसाइडिंग टू लीव एंड अगेन रिमेन मोशनलेस। वो लोग डिसाइड करते हैं कि निकल जाएंगे, लेकिन वो लोग फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। दिस इज हाउ द इंटायर स्टोरी एंड्स। अब अगर इसके कैरेक्टर को एनालिसिस करें, क्योंकि यहाँ से बहुत डीप क्वेश्चन आया है, तो व्लादिमीर जिसका नाम दीदी है, जिसको दीदी भी कहते हैं, या फिर एस्ट्रागॉन जिसका नाम गोगो है, दे आर क्लासिकल डबल एक्ट, जिसमें व्लादिमीर मोर इंटेलेक्चुअल है, होपफुल है, और ही रिमेंबर्स द पास्ट इंस्टेड ऑफ इंसिस्ट ऑन वेटिंग फॉर गोदो। वो एक होप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक इंटेलेक्चुअल बीइंग है ना। ही रिमेंबर्स व्हाट हैपेंड इन पास्ट, ही रिमेंबर्स व्हाट विल, ही रिमेंबर्स दैट द गोदो विल कम, और वो इस होप में रहता है। लेकिन एस्ट्रोगन जो है वो फिजिकल स्ट्रांग तो है, लेकिन ही इज अ लेट्स से ग्राउंडेड, ही इज नॉट दैट क्रिएटिव और थिंकर काइंड ऑफ, है ना। और ही इज कंसर्न विद हिज एचिंग फीट, और उसकी जो फीट है जो एचिंग कर मतलब एक कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत ही छोटा बूट अपने पैर में डाल रखा है ना। और सोचने के बारे में सोचता रहता है, मतलब एक तरह से उसके फिजिकल तो है वो, लेकिन वो अर्थली मैन को डिपिक्ट करता है, एक वीक मैन को डिपिक्ट करता है, जो कि को डिपेंडेंसी पे फोकस्ड है, विच मीन्स कि अगर एस्ट्रागन को अकेले छोड़ दो तो एस्ट्रागन विल डाई। तो दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, यू इफ यू रिमूव वन ऑफ देम देन इंटायर सिविलाइजेशन विल कोलैप्स। उसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को डिपिक्ट कर रहा है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ होता है ना। फिर पोजो एंड लकी दे रिप्रेजेंट मास्टर स्लेव डायनेमिक, जहाँ पे एक सेंस में पोजो जो है वो एक तरह से पावर, वेल्थ और मिट्रार्कल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड एक्ट में ही गेट्स ब्लाइंड, जो कि डिपिक्ट करता है कि इसका जो पावर है, लॉस ऑफ डायरेक्शन, लॉस ऑफ पावर, है ना, कि जो एक समय में टायरेनिकल होता है वो इवेंचुअली लूजेस हिज पावर, है ना, इसको डिपिक्ट कर रहा होता है। लकी जो है इज अ स्लेव रिप्रेजेंटिंग द ऑब्सेस्ड बॉडी ऑफ इंटेलेक्ट। लकी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये स्लेव है, तो एक तरह से इंटेलिजेंट लेकिन ओप्रेस्ड ह्यूमन बीइंग को डिपिक्ट कर रहा है। और पोजो के ऊपर काफी सारे बर्डन्स हैं, है ना, मतलब सॉरी, पोजो के ऊपर नहीं, लक्की के ऊपर काफी सारे बर्डन्स हैं, क्योंकि एज ही इज कैरिंग पोजोस हैवी बैग, ठीक है। फिर गोदो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, नेवर अपीयर्स इन द स्टोरी, सो मे बी ही इज अ गॉड, मे बी ही इज अ होप, मे बी ही इज डिपिक्टेड एज अ डेथ, है ना, या फिर मीनिंग इटसेल्फ, मीनिंग ऑफ लाइफ इटसेल्फ। नो वन नोज व्हाट ही डिपिक्ट्स। तो क्योंकि फिलोसॉफिकल, ये पूरा का पूरा प्ले ही फिलोसॉफिकल है, काफी एब्सर्ड है ना। व्हाट हैपेंस, मे बी दे आर वेटिंग फॉर गोदो, मे बी दे आर वेटिंग फॉर होप, परहैप्स दे विल गेट सम वर्क, है ना, या फिर मे बी डेथ का वेट कर रहे हैं कि डेथ कब आएगा, डेथ कब आएगा, डेथ कब आएगा, और मे बी दे आर मतलब मीनिंग इटसेल्फ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इन द मीनिंगलेस वर्ल्ड, है ना। नाउ इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू इंटरप्रेट एट द एंडिंग। अब की थीम्स मैंने बताया, द एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्टेंस के बारे में, एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में है पूरी के पूरे प्ले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर फिलोसफी के बारे में एल्बर्ट कैमू से इंस्पायर्ड है। फिर नेचर ऑफ टाइम, एक सिनिकल स्टैग्नेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टुमारो विच इज प्रॉमिस्ड बट इट नेवर कम्स, है ना, टुमारो विच इज प्रोमिस्ड बट इट नेवर कम्स, दैट इज द नेचर ऑफ टाइम। और जो यस्टरडे है वो ऑलरेडी बीत चुका है और बेयरली रिमेंबर्ड है, जिस तरह से पोजो और लकी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जिस तरह से एस्ट्रोगन और व्लादिमीर करते हैं, जैसे एस्ट्रोगन कल की चीजें भूल गया, है ना, दैट इज वॉट यस्टरडे विच इज, दैट इज वॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यस्टरडे इज, विच इज बेयरली रिमेंबर्ड। और टुमारो जो कि वेटिंग फॉर गोदो, दे आर वेटिंग फॉर गोदो, दैट गोदो विल कम समडे, surely Godo will come tomorrow. So that is a hope, that is tomorrow, which is promised, but it never comes. ठीक है, सो देखो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, दे गिव बर्थ एस्ट्राइड ऑफ अ ग्रेव, द लाइट ग्लीम्स एन इंस्टेंट, देन इट्स नाइट वंस मोर। कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। अगेन दे माइट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द कोटेशंस। फिर होप वर्सेस डिसअपियर है, देयर इज अ होप, व्लादिमीर के अंदर होप है कि perhaps Godo will come tomorrow, perhaps Godo will come tomorrow, perhaps some good news will come tomorrow, but it never comes, है ना। तो होप वर्सेस डिसअपियर है, दोनों ही कैरेक्टर एक होप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिसअपियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन कंपेनियनशिप एंड डिपेंडेंसी, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इफ यू रिमूव एनी वन ऑफ देम तो उनकी एक की लाइफ पूरी की पूरी दोनों की लाइफ कोलैप्स कर जाएगी। दिस इज व्हाट कंपेनियनशिप इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट हस्बैंड एंड वाइफ इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट फैमिली, अ सोसाइटी इज ऑल अबाउट।
चाहे वो लकी एंड पोजो का हो, चाहे वो व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन का हो, ठीक है। देन फेलियर ऑफ लैंग्वेज, अगेन मैंने बताया कि इसमें लैंग्वेज जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रिप डाउन कर दिया गया है। उसके जो लैंग्वेज है, क्लिसे वर्ड, रिपीटेशन, सेंटेंस का रिपीटेशन होना, नॉन स्क्विटर्स का यूज करना, लकी के मोनोलॉग, फिलोसॉफिकल मोनोलॉग, है ना, और लैंग्वेज के कोलैप्स हमें देखने को मिलता है, विच मीन्स की लैंग्वेज एकदम छोटा से छोटा कर दिया गया। अगर एक ही वर्ड मीनिंग बता रही है तो एक ही वर्ड को यूज करेंगे, सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे ये, ठीक है। कहानी का स्ट्रक्चर कैसा है, सर्कुलर है, मिनिमलिस्टिक है, ट्रैजिक कॉमेडी है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग। सिंबल, ये दो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेंबर दैट। मैं फिर कह रहा हूं कि प्लीज 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 डू रिमेंबर दिस। द ट्री, द ओनली फीचर ऑफ लैंडस्केप, इट रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल मीन्स ऑफ सुसाइड। जो ट्री है वो सुसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब बाद में जब एक्ट 2 में लीव स्प्रॉट हो जाता है उसके अंदर, तो वो एक तरह से होप फॉर लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइफ वर्सेस डेथ वी कैन से। एंड देन द बूट्स एंड हैट्स, बूट और हैट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज प्रॉप्स आर सेंट्रल टू द कैरेक्टर्स वेंडविल रूटीन ऑफ द सिंबलाइजेस देयर रिस्पेक्टिव कंसर्न। जैसे एस्ट्रोगन का जो बूट है रिप्रेजेंट्स हिज फिजिकल सफरिंग, हिज फिजिकल सफरिंग, हिज कनेक्शन, हिज स्टेट ऑफ माइंड, है ना। और व्लादिमीर का हेड रिप्रेजेंट कर रहा है हिज इंटेलेक्चुअल एंग्जाइटीज, क्योंकि वो हेड पहना है, हेड से रिलेशन में है, तो वो इंटेलेक्चुअल एंग्जाइटी में है ना। व्हाट विल हैपन टुमारो, व्हाट हैपेंस टुमारो, है ना। ही इज सो कंफ्यूज, ही इज इन कन्यूंड्रम, व्हाट विल हैपन, है ना, हाउ ही शुड लिव, व्हाट होप्स ही हैज, इस तरह की चीजें। और एस्ट्रोगन अपने आप में बिजी है, बूट निकालने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू रिमूव हिज बूट फ्रॉम हिज लेग। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक अर्थली ह्यूमन कनेक्शन को, अर्थली ह्यूमन बीइंग को, जो कि सफर करता है ना, ही इज अ सफरर। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछिए हु इज द सफरर इन द स्टोरी, तो एस्ट्रोगन है, ठीक है। अब जैसे इंपॉर्टेंट कोटेशंस, नथिंग टू बी डन, किसने बोला है, एस्ट्रोगन ने बोला है, ओपनिंग लाइन है ये। एस्ट्रोगन कहता है कि नथिंग टू बी डन, ये एक तरह से एग्जिस्टेंशियल हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा व्लादिमीर और एस्ट्रोगन का कॉन्वर्सेशन है, जिसमें वो कहता है लेट्स गो, वी कांट, व्हाई नॉट, वी आर वेटिंग फॉर गोदो, है ना। तो ये एक तरह से पेनफुल सिचुएशन है, चीजें बार बार रिपीटेशन में हो रही है, फॉल्स इनकैप्सुलेशंस है कि परहैप्स गोदो विल कम बट स्टिल दे आर नॉट गोइंग, दे आर थिंकिंग ऑफ लिविंग बट स्टिल दे आर नॉट गोइंग, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है वी आर ऑल बोर्न मैड, सम रिमेन सो। ये एस्ट्रोगन का स्टेटमेंट है, विच इज अ कॉन्शियस कंसाइज समरी ऑफ द प्ले, विच मीन्स चीजें कुछ नहीं हो रहा है, चीजें इरेशनल है, चीजें एब्सर्ड है ना। कंडीशन को, ह्यूमन कंडीशन को दिखा रहा है। एंड देन हैबिट इज अ ग्रेट डेडनर, अगेन व्लादिमीर का वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, जिसका मतलब है कि जो रूटीन है, हैबिट है ना, तो या फिर टाइम जब हम स्पेंड करते हैं एक तरह से नम्ब की तरह, चीजें बहुत हॉरर और मीनिंगलेस लगता है ना। फिर नेक्स्ट है दे गिव बर्थ स्ट्राइड ऑफ गेव ऑफ अ ग्रेव, द लाइट ग्लीम्स एन इंस्टेंट देन इट्स नाइट वंस मोर, है ना। एक थोड़ा सा फ्लिकर ऑफ होप, बट देन अगेन द होप इज गॉन। दिस इज व्हाट पोजो पोजो ने एक्ट 2 में बोला था, दिस इज पावरफुल नाइलिस्टिक समरी ऑफ द ब्रेविटी एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक होप होता है, फिर सफरिंग ही सफरिंग होता है ना। अगेन ये फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिटी नीचे की फिलोसफी से भी इंस्पायर्ड है, कैमू की फिलोसफी से तो इंस्पायर्ड है ही। And then, was I sleeping while the others suffered? Am I sleeping now? Tomorrow, when I wake or think I do, what shall I say of today? ये व्लादिमीर का स्टेटमेंट है ना। एक प्रोफाउंड सॉल लिखी है जहाँ पे वो क्वेश्चन करता है नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में, मेमोरी के बारे में, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वेल शैल वी गो, यस लेट्स गो, एंड दे डू नॉट मूव, कहते हैं चलो चलते हैं, छोड़ देते हैं, बट दे डू नॉट मूव। अगेन व्लादिमीर और स्ट्रगन के बीच का कॉन्वर्सेशन है, दिस इज द फाइनल लाइन ऑफ द प्ले। अगेन इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शंस, जो कि क्या होना है, टुमारो इज प्रॉमिस्ड बट इट नेवर कम्स, दिस इज व्हाट इट डिपिक्ट्स, है ना। चलो, क्लियर है यहाँ तक, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब इसके कुछ और वर्क्स देख लेते हैं। वहां पे ट्रिलॉजी के दो वर्क्स हमने मॉली मेलोनडाइज, और तीसरा है द अनएमिएबल, ये 3 ट्रायलॉजी है इनका, ठीक है। इनके भी इंपॉर्टेंट समरी है, बस समरी, बेसिक समरी पढ़ लेना, कैरेक्टर पढ़ लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट इनका प्ले है एंड गेम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इन सारे प्ले से डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कोटेशंस नहीं आएंगे, लेकिन इन सबसे क्वेश्चंस आएगा कितने एक्ट का प्ले है, 1 एक्ट का प्ले है, प्ले के अंदर कैरेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंटेड है, उस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। जिस तरह से यहाँ पे 1 एक्ट प्ले है, विच इज अ बेयर इन अ बेयर क्लस्ट्रोफोबिक रूम, एक रूम है, क्लस्ट्रोफोबिक रूम है, बिल्कुल घुटन सी लग रही है ना, और हाई विंडोज हैं। And the action centers about human blind chair, Bondi tyrant and his servant, Clove, who is unable to sit.
क्लोव ऐसा है जो कि बैठ नहीं पा रहा, है ना? और उसके जो पेरेंट्स हैं, हैम्स लेगलेस पेरेंट्स, नेग एंड नील, वो दोनों के दोनों डस्टबिन में पड़े हुए हैं। ये जो है ना, इस तरह से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा प्ले है जिसके अंदर हमें नेग और नील डस्टबिन में पड़े मिलते हैं, दैट इज एंड गेम। और ये जो टाइटल है ना, इटसेल्फ टेल्स यू व्हिच इज अ पावरफुल डिपिक्शन ऑफ एंड ऑफ लाइफ, है ना? डेथ या फिर रिलेशनशिप, परहैप्स सिविलाइजेशन इटसेल्फ, सिविलाइजेशन के बारे में, एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में है। तो ये जो समरी है बहुत ही ब्लीक समरी है, बहुत ही सैडिस्टिक है, एंड ऑफ लाइफ के बारे में डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसके कैरेक्टर आप याद रख लेना, जो कि क्लोव है, हैम्स का लॉन्ग सफरिंग सर्वेंट है, हु इज कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग टू लीव बट कैन नॉट, है ना? थ्रेट करता है कि देखो मैं चला जाऊंगा, हिम को बोलते रहता है मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, हाई विंडो पे पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, और क्लोव बैठ भी नहीं पा रहा। नैग और नील जो है वो पेरेंट्स हैं और दोनों के पैर कटे हुए हैं, है ना? और दे आर फेडिंग इन मेमोरीज, है ना? फिर क्रैप्स लास्ट स्टेप, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। क्रैप का जो लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप का मतलब ये अपने पास्ट के बारे में, अभी 69 ईयर्स ओल्ड है क्रैप, है ना? दिस इज अगेन वन एक्ट प्ले, सिंगल कैरेक्टर है, और वो बैठ के चेयर पे बैठे बैठे अपने अपने मतलब 69th बर्थडे के दिन, वो अपने एक बर्थडे के दिन याद कर रहा है कि पास्ट में उसने क्या किया था, अपने पास्ट की मेमोरीज, 30s के आसपास की मेमोरीज को याद करने की कोशिश करता है। मे बी एग्जाम में यही पूछेगा आपको कि कौन सा ऐसा प्ले है जिसके अंदर टेप रिकॉर्डर सुनी जाती है अपने बर्थडे के दिन। तो क्रैप्स लास्ट टेप, ठीक है? जहाँ पे वो बातें करता है किस तरह से वो लाइफ को मतलब यंग, जब यंग वो था तो किस तरह से वो लाइफ को देखना चाहता था, किस तरह से उसकी मेमोरीज है ना, लॉस्ट लव के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में, मेमोरी टाइम और रिग्रेट के बारे में डिपिक्ट करता है कहानी। फिर हैप्पी डेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्ले, जिसमें कि विनी कैरेक्टर है, विच इज़ अ वुमन इन हर 50s हु इज बरीड अप टू हर वेस्ट। इसमें देखोगे जो वुमेन है ना, पूरे वेस्ट तक, यहाँ तक सॉरी कमर तक पूरी बरीड है, चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे एंट एंट चल रहे होते हैं, है ना? और पूरा का पूरा जो शरीर है ना अर्थ में ढका हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से मेटाफर है इंड्योरेंस का, मेटाफर है ओवरवेलमिंग डिसअपियर का। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, है ना? इसलिए कहते हैं कि डिस्पाइट हर एब्सर्ड एंड डेस्परेट सिचुएशंस ही मेंटेन्स अ रिलेंटलेसली ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड फॉलोइंग द प्रिसाइज डेली रूटीन विद इन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हैंडबैग, विच इज उसके बगल में हैंडबैग है और वो यहाँ तक बरीड है, और स्टिल सी इज वेरी काम, स्टिल सी इज वर्किंग डूइंग ऑल हर वर्क्स। तो ये जो एब्सर्डिटी है कि एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर इनटू, बट उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ को भी जी रहे हो, है ना? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज लाइफ, लाइफ में कुछ भी नहीं है, मीनिंगलेस वर्ल्ड है, बट स्टिल यू आर लिविंग इन दैट लाइफ, दिस इज व्हाट हैप्पी डेज इज ऑल अबाउट, ठीक है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विनी और विली दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एक और प्ले है, सिर्फ प्ले नाम से है, जिसमें M W1 W2 करके कैरेक्टर है। एम जो है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल कैरेक्टर को मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, W1 फर्स्ट वाइफ और W2 मिस्ट्रेस, सेकंड वाइफ कह सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, नॉट आई। इसमें आई कहने से बहुत डरता है कैरेक्टर, है ना? एक तरह से ये भी वन एक्ट प्ले है, बहुत मिनिमलिस्टिक वर्क है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली डार्क में एक माउथ, अगेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, कंप्लीटली डार्क में एक माउथ इल्यूमिनेट होता है, लाइट होता है, और माउथ बोलना शुरू करता है, बहुत तेजी से बोलता है, बहुत स्पीड से बोलता है ना? इट डिलीवर्स फ्रेनेटिक डिसजॉइंटेड मोनोलॉग, काफी स्पीड में, एक तरह से फ्रेगमेंटेड लाइफ को, ट्रोमैटिक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? सफरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोफाउंड सफरिंग, प्रोफाउंड डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो माउथ कैरेक्टर है इसमें, और एड्यूटर विच इज अ साइलेंट क्लॉक फिगर हु मेक्स ओकेजनल जेस्चर ऑफ हेल्पलेस कंपैशन। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछ देगा कि कौन सा ऐसा प्ले है जिसके अंदर माउथ स्पीक्स, है ना? जैबरिंग, बहुत तेजी से मोनोलॉग, ट्रोमैटिक लाइफ के बारे में बातें करता है। तो नॉट आई, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। नेक्स्ट इज दैट टाइम, ठीक है? तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, एक बार इसको समरी देख लेना। इसमें भी बस टेप रिकॉर्डर सुन रहा होता है। रॉक भी 1981 में, विच इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट याद रख लेना आप, एक तो समरी पढ़ लेना आपको। फिर ओहायो इम्पोर्टियो 1981 में, दिस इज द लास्ट वर्क। तो दीज वेयर सम ऑफ द मेजर वर्क बाय सैमुअल बेकेट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर सैमुअल बेकेट्स वर्क। यहाँ से बियॉन्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आई एम टेलिंग यू, इसके बियॉन्ड आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, और आप अच्छे से करके जाओगे, ठीक है? दैट्स वन थिंग। सेकंड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल अगेन, देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर सच कंटेंट फॉर यू। मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, बट अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो आई कैन मेक मोर सच वीडियोस, है ना?
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू अगेन मैं एक चीज और बता दूं, जेके पीएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने 15,000 एमसीक्यूज बनाए हैं। अगर मतलब मोर देन 15,000 है, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन परचेज इट। द फीस ओनली 999। आप परचेज कर सकते हो, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, है ना। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहाँ से लगने वाले हैं। अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, है ना। मैं खुद ही कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे पता है किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस एमसीक्यूज के माध्यम से। तो प्लीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज डू हिट द लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और इफ यू वांट देन यू कैन व्हाट्सएप मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी नीचे है। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।